आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीमा अग्रवाल। आपको मैंने पिछले वीडियो में शिक्षण विधियों में पर्यटन विधि के बारे में बताया था। यदि आपने उसे नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। उसी क्रम में आज हम आपको योजना विधि के बारे में बताएंगे। योजना विधि का अर्थ: जिस विधि से विद्यार्थी किसी भी शैक्षिक समस्या का हल स्वाभाविक परिस्थिति में खोजने का प्रयास करता है और प्राप्त ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर समस्या का समाधान करता है, उसे योजना विधि कहते हैं। इस विधि में शिक्षक केवल निर्देशक का कार्य करता है। इस विधि में जीवन से संबंधित समस्याओं का वास्तविक रूप में चयन किया जाता है। योजना विधि की परिभाषाएं। पारकर प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। अर्थात प्रोजेक्ट कार्य के लिए छात्र ही उस कार्य के लिए योजना बनाते हैं और उसे संपन्न करते हैं, जिसमें शिक्षक केवल उनका मार्गदर्शन करता है। बैलार्ड प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। योजना विधि की विशेषताएं। योजना विधि वास्तविक परिस्थितियों में किया जाने वाला कार्य है। विद्यार्थी द्वारा ही योजना बनाना एवं उसका क्रियान्वयन किया जाता है। अर्थात इसमें जो भी कार्य होता है उसके लिए विद्यार्थी ही योजना बनाते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं। थर्ड, शिक्षार्थी का स्थान प्रमुख होता है और शिक्षक का स्थान गौण होता है। अर्थात योजना विधि के अंतर्गत शिक्षक शिक्षार्थियों अर्थात विद्यार्थियों को केवल मार्गदर्शन ही प्रदान करता है। प्रत्येक कार्य के लिए विद्यार्थी ही उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, विद्यार्थी जीवन से संबंधित समस्याओं का चयन अपने अनुभवों एवं विचारों के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट, विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य ही योजना है। अब है योजना के प्रकार। योजनाओं का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है छात्रों की दृष्टि से, इसे भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है व्यक्तिगत योजनाएं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र को अपनी रुचि, मानसिक स्तर, क्षमता एवं योग्यता के आधार पर समस्या के चयन का अवसर दिया जाता है और समस्या के आधार पर ही छात्र योजना तैयार करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे चार्ट, मॉडल, मानचित्र आदि का निर्माण करना। इसी के क्रम में है सामूहिक योजना। इसमें समस्या की योजना व्यक्तिगत रूप से न होकर के सामूहिक रूप से बनाई जाती है। इसमें योजनाओं को पूर्ण करने एवं उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने का कार्य संपूर्ण कक्षा के छात्रों पर होता है। इसी प्रकार समय की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है योजनाओं को, लघु समय और बृहद समय। लघु समय के अंतर्गत व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ली गई योजना जो 2 से 7 दिन की अल्प अवधि यानी कि कम समय में समाप्त हो जाने वाली होती है, वह लघु योजना की श्रेणी में आती है। उदाहरण के लिए चार्ट, मॉडल आदि का निर्माण, प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना। बृहद समय, इसमें योजना की अवधि 1 सप्ताह से अधिक होती है। अर्थात ऐसी समस्याओं का समाधान जिसमें कई दिनों का निरीक्षण सम्मिलित होता है। थर्ड टाइप है इसका विषय की दृष्टि से।
विषय की दृष्टि से योजनाओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है समस्यात्मक योजना। समस्यात्मक योजना, जिसे बौद्धिक योजना भी कह सकते हैं, इसमें विद्यार्थी शिक्षक के मार्गदर्शन में समस्या का हल प्राप्त करता है। फिर है अभ्यासात्मक योजना। अब इसमें इनका उद्देश्य किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करना है, जैसे मानचित्रों का निर्माण करना, ट्रांसपेरेंसी या स्लाइड्स का निर्माण करना। थर्ड प्रकार है रचनात्मक। इसके अंतर्गत किसी भी वस्तु की रचना पर बल दिया जाता है, जैसे कि मॉडल का निर्माण या लेखन का कार्य करना। और फोर्थ है उत्पादनात्मक योजना। इसके अंतर्गत किसी भी भौतिक वस्तु का निर्माण किया जाता है। छात्र निर्माण कार्य करते हुए कार्य के अधिगम करना सीखता है। अब है योजना के पद, यानी कि योजना को कितने चरणों में पूर्ण किया जा सकता है। तो इसे योजना के 6 चरण हैं, जिसमें पहला है परिस्थिति का निर्माण करना। इसके अंतर्गत शिक्षक प्रश्नों के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा या समस्या के वास्तविक परिस्थिति में प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा विद्यार्थियों को समस्या के समाधान के लिए योजनाओं का निर्माण हेतु प्रेरित करता है। दूसरा है योजना का चयन। इसके अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रुचि से विषय वस्तु की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए वास्तविक परिस्थितियों में उद्देश्यपूर्ण योजना के चयन में मार्गदर्शन करता है। थर्ड स्टेप है कार्यक्रम का निर्माण करना। योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु छात्रों की रुचियों एवं योग्यताओं के आधार पर योजना की रूपरेखा तैयार की जाती है। फोर्थ है कार्यक्रम का क्रियान्वयन। इसके अंतर्गत शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में छात्रों को अपने कार्य पूर्ण करने में सहयोग देता है, जिससे विद्यार्थी अपने समय, शक्ति एवं उपलब्ध स्रोतों की सहायता से अपने समूह में परस्पर सहयोग करते हुए योजना को पूर्ण करते हैं। पांचवा चरण है योजना का मूल्यांकन। इस पद के अंतर्गत छात्र एवं अध्यापक योजना के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर योजना की सफलता असफलता के संदर्भ में विचार विमर्श करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के चरणों को भी, पदों को भी 2 भागों में किया जाता है, क्रियान्वयन के समय में और क्रियान्वयन के पश्चात, यानी कि जब हम योजना का कार्य करते हैं उस समय और योजना के बाद में जो कार्य किया गया। 6th पॉइंट है योजना का लिखना या योजना के लिए रिपोर्ट तैयार करना। इसके अंतर्गत यह योजना के पद का अंतिम चरण है, जिसमें मूल्यांकन के पश्चात छात्र क्रियान्वयन में आई समस्याओं के समाधान, सुझाव, अनुभव एवं सावधानियों के संदर्भ में एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब है योजना विधि के गुण। योजना विधि के गुणों को 6 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है वैज्ञानिकता का गुण। इसमें योजना निर्माण करना, यानी कि पहले वैज्ञानिक तरीके से योजना का, समस्या से संबंधित योजना का निर्माण किया जाता है। सेकंड है समस्या समाधान की क्रिया में व्यवस्थित क्रम। समस्या समाधान के लिए जो भी हम कार्य करेंगे उसको व्यवस्थित क्रम में करना। नेक्स्ट है स्वयं के अनुभव की कसौटी से ज्ञान की प्राप्ति करना। नेक्स्ट गुण है इसका मनोवैज्ञानिकता का गुण। इसके अंतर्गत विद्यार्थी स्वयं की रुचियों व क्षमताओं के आधार पर अधिगम करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अधिगम का अवसर प्राप्त होता है। थर्ड है क्रिया आधारित होने के कारण रटने को निरुत्साहित, अर्थात यह प्रयोजना विधि के अंतर्गत प्रत्येक कार्य को करके सीखा जाता है, इसलिए इसमें रटने की विधि को निरुत्साहित किया जाता है। फिर है स्वतः अधिगम
प्रक्रिया, इसके अंतर्गत स्वतः अधिगम प्रक्रिया होती है क्योंकि बालक स्वयं कार्य को करके सीखता है। फिर है कल्पना, चिंतन, रचनात्मकता आदि के अवसर प्राप्त होते हैं। फिर आता है सामाजिकता का गुण। सामाजिकता के गुण में समूह में सहयोग में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। सभी विद्यार्थी, सभी बालक एक दूसरे के सहयोग से कार्य करना सीखते हैं, उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है। फिर है उत्तरदायित्व निर्वाह करना। जब किसी कार्य की योजना बनाई जाती है तो उस कार्य को करने का उत्तरदायित्व संपूर्ण छात्रों का होता है, तो उनमें उत्तरदायित्व की निर्वाह की शक्ति का विकास होता है। समूह भावना का निर्माण। सभी कार्य, जब योजना का कार्य सभी मिलकर के करते हैं तो उनमें समूह की भावना का निर्माण होता है। फिर है श्रम के प्रति निष्ठा। निर्णय लेने की क्षमता, अर्थात जब कार्य स्वयं किया जाता है, अपने द्वारा स्वयं के अनुभव के आधार पर किया जाता है, तब उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नेतृत्व की क्षमता। किसी भी कार्य को करने के लिए एक नेतृत्वकर्ता का होना जरूरी होता है, तब इसके अंदर नेतृत्व के गुण का भी विकास होता है। नेक्स्ट है भावी जीवन का प्रशिक्षण। फिर आता है योजना विधि का फोर्थ गुण समग्रता का गुण। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों का एकीकरण किया जाता है, एक विषय के कई प्रकरणों का समन्वय होता है, उम्र की विभिन्नता, रुचियों की विभिन्नता, क्षमताओं व आवश्यकताओं की विभिन्नताओं के होने पर सभी के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट गुण है नवीनता का गुण। भविष्य के साथ साथ वर्तमान जीवन की महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियों के प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इसमें परंपरागत विधियों के विपरीत स्वयं के अनुभव पर आधारित यह विधि होती है। फिर आता है लास्ट उत्पादकता का गुण। यह ज्ञान, इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी ज्ञान होता है, भौतिक वस्तु के निर्माण या समस्या समाधान के रूप में होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। फिर है योजना विधि के दोष। योजना विधि के दोषों को उनके दोषों के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है, छात्र की दृष्टि से, शिक्षक की दृष्टि से और विषय वस्तु की दृष्टि से। तो छात्र की दृष्टि से पहला है अधिक खर्चीला, यानी कि योजना विधि जो है वो बहुत अधिक खर्चीली होती है। सेकंड है अधिक श्रम। योजना विधि के अंतर्गत बहुत ज़्यादा श्रम का कार्य करना पड़ता है, बहुत अधिक श्रम मेहनत लगती है इसमें। फिर आता है नेक्स्ट शिक्षक की दृष्टि से। इसमें सबसे पहला है अधिक समय। इसके अंतर्गत कार्य को पूर्ण करने में, समस्या के समाधान में बहुत अधिक समय लगता है क्योंकि इसको चरणों के माध्यम से पूरा किया जाता है। फिर है समय सारणी में पर्याप्त स्थान नहीं। इसमें इस योजना विधि को समय सारणी में स्थान नहीं दिया जाता। इस विधि के लिए अधिक कुशल व अनुभव वाले अध्यापक की आवश्यकता होती है। फिर इसमें आता है विषय वस्तु की दृष्टि से योजना विधि के दोष। इसमें है विषय वस्तु की पुस्तकों का अभाव। इसमें योजना विधि से संबंधित विषय वस्तु की पुस्तकों का अभाव रहता है, कमी रहती है। नेक्स्ट है प्रत्येक विषय को इस विधि से पढ़ाना संभव नहीं। प्रत्येक विषय की विषय वस्तु को इस विधि से पढ़ाया जाना संभव नहीं होता है। इस प्रकार योजना विधि के बारे में आज हमने आपको बताया। इसके लिए आपने इसको ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।